आई होप आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको पता ही है कि हम पीटी 365 इन्वायरमेंट को कवर कर रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी है पार्ट 4 की, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। मतलब क्या कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2022 की, वही न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारी जो रैंक है वो 163 कंट्रीज में 121 आई है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक आई है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। ठीक है, किस रिपोर्ट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का ग्रुप है। कहाँ पर पब्लिश किया जाता है? तो ये पब्लिश किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क में एक जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का ग्रुप था, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। और याद रखना है कि रैंक हमारी आई है 121। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जहाँ पर ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, तो पहले जानते हैं कि ये रिपोर्ट जहाँ पर पब्लिश हुई है तो ये नेटवर्क का क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो याद ये रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एनजीओ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ था 2012 में। ठीक है, 2012 में ये जो है लॉन्च हुआ था। कहाँ पर? जो यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, जिससे कि ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को हम मोबिलाइज करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करा जाए और अचीव किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव किया जाए। मेंबरशिप की बात करें तो कम से कम 1700 मेंबर्स यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 50 नेटवर्क्स हैं और 144 कंट्रीज से ये लोग आते हैं। अगर और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो ये एक एनजीओ है, मतलब कि ये एक यूएन एजेंसी नहीं है, लेकिन यूएन एजेंसीज के साथ में ये क्लोजली वर्क करता है। ये जो है इसने पब्लिश किया था 2019 में एक नया फ्रेमवर्क, जिसको हम बोल रहे हैं द 6 ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रेमवर्क, जिससे एसडीजीज जो है उसमें एफर्ट्स को हम और ज़्यादा मोबिलाइज कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस में सिचुएटेड है। 1901 में फ्रांस में ये एसोसिएशन जो है इसका रहा है। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातचीत हुई है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो जिसको हम एसडीआर बोल रहे हैं, पहले इसको हम एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स बोलते थे। इसने कहा है कि इसने एसेस किया है कि कौन सी कंट्री जो है कौन से एसडीजीज को अचीव करने में कहाँ पर स्टैंड करती है। मतलब कि अब देखो, ये तो गोल सबको बताया ही गया है कि हमको सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना है। हर एक कंट्री इसमें कोशिश कर रही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। तो कौन सी कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है, कौन सी कंट्री किस पोजीशन पर इस टाइम पर खड़ी हुई है एसडीजीज को अचीव करने के लिए, इसको ये रिपोर्ट एसेस करती है। की फाइंडिंग्स क्या है? तो सबसे पहली बात, जो सेकेंड ईयर में भी कोई भी दुनिया में ऐसी जो कंट्री नहीं है जिसने एसडीजीज में प्रोग्रेस किया हो। तो पिछली साल भी हमारा एसडीजीज में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया था पूरी वर्ल्ड में, और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। 2022 के इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स के बेसिस पर अगर देखें तो रिच कंट्रीज जो हैं उन्होंने निगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स जो हैं वो जनरेट किए हैं अनसस्टेनेबल कंजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि 2022 की जो इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स आता है उसके बेसिस पर हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो रिच कंट्रीज हैं वो अभी नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर को जनरेट कर रही हैं, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन करती हैं। अब स्पिल ओवर क्या होता है? अभी हमने स्पिल ओवर की बात की, तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है? स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी पर किसी कंट्री के ऐसा इफेक्ट होना जो कि अनरिलेटेड इवेंट्स किसी और कंट्री में हो रहे हैं उसकी वजह से। अब सपोज करो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ,
रशिया से हम तो भैया हम अलग इंडिया है, ठीक है, रशिया अलग कंट्री है, हम अलग कंट्री है, ठीक है। और आपकी पाकिस्तान अलग कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है, यूएसए अलग कंट्री, सारी कंट्रीज अलग अलग हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो जितना भी इफेक्ट पड़ा है वो हम सब पर पड़ा है। इंडिया को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यूएसए को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ग्लोबल लेवल पर फूड जो है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है ना। जो फ्यूल है उसका प्राइस हाई हो गया। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई जस्ट बिकॉज दो कंट्रीज लड़ रही थी। इसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि किसी एक कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो और दूसरी कंट्रीज पर भी पड़ता है। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। पीस, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है ये फंडामेंटल कंडीशंस होते हैं दुनिया को अगर हमें प्रोग्रेस करानी है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि दुनिया में पीस बना रहे, जो कि अभी नहीं बना था। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम चलती रही है ना। तो अभी क्या हुआ है कि पीस नहीं बना रहा, इसकी वजह से एसडीजीज में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। दूसरी बात, डिप्लोमेसी की भी प्रॉब्लम रहती है। थर्ड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अगर हमें एसडीजीज में अगर हमको प्रोग्रेस करनी है तो चाहिए कि दुनिया में पीस, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे। अब इंडिया की अगर हम बात करें कि हमारी रैंक 121 आई है आउट ऑफ 163 कंट्रीज, तो हमारी आखिर परफॉर्मेंस क्या रही एसडीजीज में। तो अगर हम एसडीजीज की बात करें तो सिर्फ जो हमारे 17 एसडीजीज हैं इसमें सिर्फ 2 ऐसे एसडीजी दिख रहे हैं जिसमें हमारी प्रोग्रेस दिख रही है, ग्रीन सिग्नल इसमें दिख रहा है। मतलब कि हम जो एसडीजीज के जो अचीवमेंट है उसमें ऑन ट्रैक हैं। वो 2 गोल कौन से हैं? पहला है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा इज नो पॉवर्टी, इसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, कई सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी काम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर बात करें स्टैग्नेटिंग में, तो जीरो हंगर में हम अभी भी स्टैग्नेटिंग पर चले हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन में भी हमारा जो स्टेटस है वो स्टैग्नेंट है। जेंडर इक्वालिटी में भी स्टैग्नेंट है। और साथ ही साथ जीरो जो आपका लाइफ ऑन ओशियन है उसमें भी हमारा जो पोजीशन है वो स्टैग्नेंट है। साथ ही साथ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब में हमारी जो स्टैग्नेंट पोजीशन इस टाइम पर चल रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, इसमें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो और डिक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव होने की जगह डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है। उसके बाद बात करें इंडिया और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो 2023 से 27 तक चलेगा, तो ये क्या है देखते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि 26 यूएन एंटिटीज के प्लान और प्रोग्राम है इंडिया में, उसको कैप्चर किया जाएगा इस प्रोग्राम के जरिए। तो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जो यूएन एंटिटीज प्लान और प्रोग्राम, जो 26 यूएन के प्लान और प्रोग्राम है वो इंडिया में किस तरीके से लगाए जाएंगे, किस तरीके से उस पर काम होगा, उसके लिए हमने बनाया इंडिया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-2027। इसका एम ये है कि जो 4 पिलर हैं 2030 एजेंडा के, जैसे पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन, इसको इंडिया की नेशनल प्रायोरिटी में लेकर आना है, ठीक है। इंडिया की जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं इसके साथ में इसको अलाइन हमें करना है। 4 जो पिलर हैं, तो हमें याद रखना है कि 2030 के एजेंडा में कौन से 4 पिलर हैं। तो इसको हम 4P बोल सकते हैं, जिसमें पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट और पार्टिसिपेशन आता है। 6 आउटकम एरियाज हैं जिसको भी हमें एक बार ध्यान में रखना है, बस इसको रटना नहीं है पर हाँ ध्यान होना चाहिए। क्या क्या है ये आउटकम एरियाज? फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सेकंड इज न्यूट्रिशन एंड फूड, भाई सबको न्यूट्रिशन मिले और फूड मिले, ऐसा फूड दिया जाए जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सभी को डिसेंट वर्क मिलना चाहिए। क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, वॉश एंड रिजिलियंस में भी हमको काम करने की ज़रूरत है। जो पीपल है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एम्पावर करने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। अब जो है इसने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यूएन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क था 2018 से 2022 का, अब उसको ये बदल दिया जाएगा, उसको ये रिप्लेस करेगा। अब देखो 2022 तो चली गई है, अब काम कैसे होगा 23 से 27 तक हम कौन कौन से काम करेंगे, कौन कौन से एक्शंस लेंगे, इसके लिए हमें नया प्लान की ज़रूरत थी। तो नया फ्रेमवर्क आया है 2023 से 2027 तक ये रहेगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यूएन हैबिटेट जो है उसने अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर बताया, उसने क्या किया, अपनी फाइंडिंग के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें उसने जो इश्यूज थे जयपुर से रिलेटेड उसको हाईलाइट किया है। भाई जयपुर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, तो इन्होंने बोला कि जो जयपुर का अर्बन डेवलपमेंट है वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। क्या बात है कि यूएन हैबिटेट ने क्या किया, जो इसकी सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट है इसमें कुछ फाइंडिंग्स आई, उस फाइंडिंग के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जयपुर की अर्बन डेवलपमेंट जो है वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए हमको स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है। अब देखते हैं कि आखिर जो यूएन हैबिटेट है जिसने ये इश्यूज जो है उसको देखकर अपनी कुछ राय दी है, तो आखिर ये यूएन हैबिटेट है कौन जिसने ये सब बताया है, इसको जानते हैं। तो यूएन हैबिटेट को हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है। ये एक यूएन की एजेंसी है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट कैसे हैं, घर कैसे बन रहे हैं, कैसी प्लानिंग चल रही है, लोगों को घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये सब ये देखता है। ये एक यूएन की एजेंसी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सोशली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़ को प्रमोट किया जाए और हर किसी को घर मिले, ठीक है। एडिक्वेट शेल्टर होना चाहिए हर किसी को। अच्छा, अब ये क्या क्या पब्लिश करता है, तो ये कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है और आपको पता है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी पड़ती हैं, क्वेश्चन बनता है। तो भाई देख लेते हैं कि जो यूएन हैबिटेट है ये कौन कौन सी रिपोर्ट को लॉन्च करता है। तो ये बताता है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स सिटीज, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, न्यू अर्बन एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज द फ्यूचर वी वांट। ये जितनी भी ये 5 रिपोर्ट आपको दिख रही हैं, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है आपका यूएन हैबिटेट। अब बात करते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है जिसके अंडर इनको कुछ फाइंडिंग्स मिली, कुछ इश्यूज मिले और फिर इन्होंने अपनी कुछ राय दी, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है यूनिडो और यूएन हैबिटेट। ये पार्टनरशिप करते हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, ठीक है, और इसको फंड करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये 5 पायलट सिटीज को कवर करता है। वो सिटीज का नाम है जयपुर, मैसूर, विजयवाड़ा, गुंटूर, भोपाल। गोल है कि ये सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजीज को अर्बन प्लानिंग में इन्फ्यूज कर सके। मतलब क्या कि जो अर्बन प्लानिंग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, सिटी को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का बनाना है कि वहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है। रिड्यूस करनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, सर्विस डिलीवरी को और इम्प्रूव करना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, वहाँ की गवर्नेंस को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो मेजर कंपोनेंट में पहला है कि ये डेवलप करना चाहते हैं अर्बन सस्टेनेबल असेसमेंट फ्रेमवर्क स्पेशल प्लानिंग को यूज़ करते हुए। सेकेंड इज ये डिज़ाइन करा गया है कि ये डिसीजन सपोर्ट टूल की तरह यूज़ हो सके। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स है, अर्बन प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्लानिंग करते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो वो किस तरीके से डिसीजन ले उसमें इस टूल का यूज़ किया जा सकता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर को ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी रेटिंग मिली है, ठीक है। दूसरे कौन कौन से सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव्स हैं, चलो एक बार उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला है 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022, ठीक है। ये कैटोवाइस जो पोलैंड में है वहाँ पर हेल्ड हुआ और ये प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए। इसको यूएन हैबिटेट जो है ऑर्गेनाइज करता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, यूएन ने ही इसको इस्टेब्लिश किया है जिससे कि ये एग्जामाइन कर सके रैपिड अर्बनाइजेशन को और उसके इम्पैक्ट को कम्युनिटी, सिटीज़, इकोनॉमिक्स और क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज़ पर।
पहली जो ये फोरम है ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो ये नायरोबी कीनिया में 2002 में हेल्ड हुई थी। 11th जो अभी ये फोरम हुई है यहाँ पर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का पहला नेशनल कोलिजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए। सेकेंड इज गृहा रेटिंग। ठीक है, गृहा क्या है, तो जो आपका यूडाई है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उसको गृहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है 2022 का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृहा को डेवलप किया है टेरी ने, और इसको अडॉप्ट किया गया है एज नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स 2007 में। ये इवेलुएट करता है कि बिल्डिंग जो है उसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, कुछ स्टैंडर्ड्स इसने सेट किए हैं। अगर कोई बिल्डिंग उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेती है, उन पर खरी उतरती है, तो उसको हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है अपना ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो है, और इसको इन्होंने UNFCCC को भी जो है सबमिट किया है। नेक्स्ट इज सिटीज़। सिटीज़ क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम। ये क्या है, इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सिटीज़ प्रोग्राम के अंडर ऑर्गेनाइज किया है एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन, जिसका टाइटल है सिटीज़ ऑफ टुमारो। ठीक है, अब ये सिटीज़ क्या है, ये ज्वाइंट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन एंड न्यूआ का। ठीक है, इसका जो एम है वो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस के जरिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स को। मेन कंपोनेंट की बात करें तो है प्रोग्राम टू फंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस, उसका ही एक मेन जो कंपोनेंट है। उसके बाद में अपना जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क। न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिया का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया है। और अगर बात करें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की, जिसके लिए फ्रेमवर्क बना है और अप्रूवल मिल चुका है, तो ये क्या होते हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं देखते हैं। तो ये ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है, पहली बात तो ग्रीन बॉन्ड ग्रीन कलर के नहीं है, आप ये मत सोचिए कि बॉन्ड को अगर हम हरा रंग कर देंगे तो वो ग्रीन बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं। ये ग्रीन बॉन्ड जो है ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जो इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में ही इसका पैसा जो है वो यूज हो सकता है। कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कोई क्लाइमेट जो आपका क्लाइमेट चेंज चल रहा है उससे उसको टैकल करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर आपको पैसा लगाना है तो आप ग्रीन बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, और इनको गवर्नमेंट हमारी इशू करती है। पहले यूनियन बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया था कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनको इशू किया जाएगा। अब हाईलाइट क्या है इस फ्रेमवर्क के, तो एक ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उसको आप कैसे बोल सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप उसको कैसे बोलेंगे कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ये एनर्जी इफिशिएंसी को एनकरेज करता हो, कार्बन को रिड्यूस करता हो, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो हम बोलते हैं ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। एलिजिबल प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, ये सारे प्रोजेक्ट इसके अंडर एलिजिबल हैं। यहाँ से ग्रीन बॉन्ड से वो पैसा रेज कर सकते हैं। अब लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसमें कवर नहीं होंगे, वो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 25 मेगावाट से बड़े हैं, वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमें याद रखनी है। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिससे कि जो भी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है इसको किस तरीके से इशू करना है इसके लिए वो डिसीजन ले सके। प्रोसीड जो आएंगी यहाँ से, जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेंगे तो लोग पैसा देंगे उसके बदले, तो जो पैसा आएगा वो उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो इंडिया में ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसकी कहानी थोड़ी समझो। तो 2017 में सेबी ने एक डिस्क्लोजर नॉर्म लेकर आई थी ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, जहां पर इशूअर जो है वो डिस्क्लोजर देगा कि इसका जो सिक्योरिटी जो ये इशू कर रहा है ग्रीन बॉन्ड नाम से, तो इसके लिए वो कौन से इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स लेकर बैठा है, वो इससे कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करने वाला है, उसको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया का जो पहला ग्रीन बॉन्ड था उसको येस बैंक ने 2015 में ही इशू किया था।
अब बात करते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ की, जिसमें है म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, तो सेबी ने कहा है जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ के जो इशूअर्स हैं वो अब ग्रीन बॉन्ड्स को भी इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, जहाँ पर जो म्युनिसिपल पार्टीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, वो अब ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब इसी के साथ में ग्रीन बॉन्ड तो बहुत पढ़ लिया, अब एक नया टर्म है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड कैसा है, इसका कंसेप्ट क्या है, चलो देखते हैं। तो सेबी ने प्रपोज किया है एक नया कंसेप्ट जो है ब्लू बॉन्ड का, कि जिस तरीके से सस्टेनेबल फाइनेंस हम कर सकते हैं। ब्लू बॉन्ड क्या है, तो ब्लू बॉन्ड जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन बॉन्ड क्या करता है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करता है। ब्लू बॉन्ड की बात करें तो ब्लू बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्दी ओशियंस और आपकी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए ये बॉन्ड इशू किया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो वो क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि सस्टेनेबल तरीके से हम जब ओशियन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो उसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ब्लू बॉन्ड की बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए, जिससे कि ब्लू इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर सकें। इंडिया ब्लू बॉन्ड को डिप्लॉय कर सकता है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि ओशनिक रिसोर्स माइनिंग कर सकता है, सस्टेनेबल फिशिंग कर सकता है, या फिर ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रीन परमिट्स। अब क्या ये वो परमिट है जो ग्रीन कलर के होते हैं, नहीं। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है इन्होंने इसके टेन्योर को एक्सटेंड किया है। बात करते हैं कि अब जो टेन्योर है वो आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का इसको एक्सटेंड किया गया है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, पहला है रिवर वैली प्रोजेक्ट जिसकी 13 साल की वैलिडिटी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो न्यूक्लियर फ्यूल के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं वो उनकी 15 साल की वैलिडिटी होगी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि माइनिंग या फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट के अलावा हैं 10 साल के लिए वो वैलिड रहेंगे। अब जो है ईसी फॉर माइनिंग माइनिंग लीसेस जो है वो भी रिव्यू में रहेंगे। प्रेजेंटली माइनिंग लीसेस को 50 साल के लिए ग्रांट पर दिया जा सकता है और ईसी जो है वो वैलिड रहेगा 30 सालों के लिए। अब आखिर ये एक्सटेंशन क्यों हुआ ये देखते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत की बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनका हाई जेस्टेशन पीरियड होता है, क्योंकि जियोलॉजिकली सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस में इनको काफ़ी डिले हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इन्हें डिले हो जाता है और इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई रहता है। इसीलिए ज़रूरत थी कि यहाँ पर एक्सटेंशन किया जाए। अब जो लोकल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको कंसीडर करते हुए हमने क्या किया है, इसको एक्सटेंशन दिया है। अब ईसी क्या है, ईसी की अगर हम बात करें तो पहली बार ये मैंडेटरी हुए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। क्यों, जिससे कि कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, जो शेड्यूल 1 में आते हों तो उनके लिए ये जो है ईसी जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस इसको लेकर आए थे अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। अभी बात करें तो ये जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है इंडिया में, इसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अंडर कैरी आउट किया जाता है। अब दूसरे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स 2006 में, वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफेंस या फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, एलओसी या फिर किसी भी बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ये आते हैं, तो इनको एग्जैम्प्ट किया गया है कि अब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेंगे, उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है। दूसरी चीज़ है कि अब एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड है बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स का, जो कि ऑक्सिलरी फ्यूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 15% तक, या फिर फिश हैंडलिंग कैपेसिटी जो पोर्ट्स की है, हार्बर्स की है, इनको एग्जेम्पशन मिली है। इनकी एग्जेम्पशन जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दी गई है। जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टर्मिनल बिल्डिंग्स के एक्सपेंशन के लिए हैं एयरपोर्ट्स में, अब उनको भी एग्जेम्पशन मिली हुई है। उसके बाद कोई जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी बी में प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको भी एग्जेम्पशन मिली हुई है।
उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स 2006 की, तो इसके की फीचर्स क्या हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, तो उनको प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमने एग्जेंट की हैं, उसको हम देख चुके हैं। ईसी प्रोसेस जो है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस जो है, इसमें 4 स्टेज होती हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। टाइम पीरियड है 105 दिन का। अगर ईसी मिलेगा तो 105 दिन के अंदर मिल सकता है। कैटेगराइजेशन किया गया है प्रोजेक्ट्स का। जितने भी कैटेगरी ए और बी में प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको पब्लिक कंसल्टेशन के अंडरटेक, जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अंडरटेक किए गए हैं, तो इनको कुछ एग्जेम्पशंस मिली हैं। और अभी हमने कुछ कैटेगरीज देखी थी, उनमें इनको ईसी लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़, ये क्या है, इनको क्यों न्यूज़ में देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने अभी डायरेक्ट किया है एनजीटी को कि वो पैनल बनाए कि किस तरीके से सेफगार्ड और गाइडलाइंस जो है, जो आपकी स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ को फॉलो करनी है, उनको फॉर्मुलेट किया जा सके। इसके लिए एक पैनल बनाने की बात की गई है। ये जो बॉडीज़ हैं, ये जो अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। मेन पर्पस है कि ये असेस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है जिसको प्रपोज किया गया है उसका इम्पैक्ट लोगों और एनवायरमेंट पर क्या पड़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फर्म्स टू सेल्फ रिपोर्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये ड्राफ्ट है, इसको पब्लिश किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की, उसने ये जो है ड्राफ्ट इसको पब्लिश किया है। ये क्या है, जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या है, तो ये ग्लोबल एंटिटी है जो बिजनेसेस को हेल्प करती है कि वो बायोडाइवर्सिटी पर जो भी उनका इम्पैक्ट है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इनको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें कि उनका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है उसको असेस करके, रिपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स। भाई न्यूज़ में क्यों है और क्लाउड में क्या फॉरेस्ट बन जाएंगे, क्या ये वो है? नहीं, देखते हैं आखिर ये क्या है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी एक नई रिपोर्ट आई है, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग वैल्यूएबल नेचर वेस्ट सोल्यूशन। इसको रिलीज़ किया है अर्थ सिक्योरिटी ने। ये क्या है, अर्थ सिक्योरिटी एक ग्लोबल नेचर वेस्ट एसेट मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म है। तो इसने क्या किया है, ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया है। इसने सजेस्ट किया है कि क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स जो हैं, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है कि ये नेचर वेस्ट सोल्यूशन के पार्ट हैं और क्लाउड फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आखिर क्लाउड फॉरेस्ट है क्या, जिसके बारे में बात हो रही है। तो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है 10% से ज़्यादा है और वहाँ पर फॉग हमेशा बना रहता है, 70% ऑफ द टाइम हमेशा फॉग बना रहता है, तो इसको हम क्लाउड फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ऐसा एरिया जहाँ पर 10% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और वहाँ पर 70% जो भी उसका टाइम है वहाँ पर फॉग बना रहता है। ये कहाँ पर मिलता है, तो ये मोस्टली हमें 1500 से 3000 सी लेवल अबव मिलता है। ठीक है, ये ठंडा होता है और यहाँ पर बारिश भी ठीक ठाक होती है अगर हम दूसरे फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो। यहाँ पर ट्रीज जो हैं वो शॉर्ट होते हैं और हमेशा मॉसेस और फर्न्स से ये कवर रहते हैं। डेंस ग्राउंड लेवल क्लाउड्स जो हैं वो इसको ब्लैंकेट करते हैं। अब जो क्लाउड फॉरेस्ट एंड द क्लाउड फॉरेस्ट 25 इनिशिएटिव है, ये क्या है इसको भी जानते हैं। तो क्लाउड फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जनरली ये रिवर हेड स्ट्रीम के आसपास मिलते हैं और हमेशा क्लाउड से ये कवर रहते हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पर क्लीन वाटर का स्टोरेज हमें मिल जाता है, यहाँ पर क्लीन वाटर मिलता है इन फॉरेस्ट में, जिसका यूज़ कम्युनिटीज़, इंडस्ट्रीज और हाइड्रो पावर प्लांट्स कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट जो है 90% वो 25 डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही मिलते हैं। ठीक है, अब जो आपका CF25 इनिशिएटिव है, ये एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कंट्रीज, क्रेडिटर्स, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस सब एक साथ आते हैं कि जो प्रोग्रेस है इसको कंसोलिडेट किया जाए, इसको बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी बढ़ाते हैं।
फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की बात करें तो पहला है वाटर पेमेंट। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है। तो वाटर यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज वो ले रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं। जैसे हाइड्रो पावर डैम्स जो हैं वो नेशनल स्केल पर काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सॉवरेन कार्बन। ये क्या है, ये फाइनेंसिंग है जो फॉरेस्ट कार्बन है उसका सॉवरेन और सब सॉवरेन जुरिस्डिक्शनल स्केल पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए फाइनेंसिंग उसको करनी पड़ती है। इनके लिए जो रिपोर्ट है उसने प्रपोज किया है कि क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स का इशू किया जाए। अब ये जो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स हैं जिसके इशू करने की बात चल रही है, तो ये क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स क्या है इनको जानते हैं, इनका बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। बेनिफिट ये है कि रिसोर्स मोनेटाइजेशन हो सकता है, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसकी ट्रू पोटेंशियल को हम इज्जत देंगे, उसको समझेंगे, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए, फिर अब पार्टिसिपेशन रहेगा और कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगी। अब बात करें कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या होते हैं, तो ये एक्शंस हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं अपनी नेचुरल इकोसिस्टम को। ये एड्रेस करते हैं सोसाइटल चैलेंजेस को जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हेल्थ, फूड वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेट्रा। ह्यूमन वेलबींग यहाँ पर बनी रहती है, बायोडाइवर्सिटी के भी बेनिफिट मिलते हैं और ये लिवरेज करते हैं नेचर और पावर ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम के, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं और बायोडाइवर्स फ्यूचर बना रहता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्टोरेशन किया जा सकता है, इशू स्पेसिफिक हम कोई एक्शन ले सकते हैं, ह्यूमन वेलबींग कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन, ये सारे काम किए जा सकते हैं और रिजल्ट ये मिलेगा कि ह्यूमन वेलबींग होगी और बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो अडाप्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम अडाप्टेशन खुद को कर पा रहे हैं, मिटिगेट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज या फिर जो भी हमारा डिजास्टर है इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको, रिजिलियंट बन जाएंगे। एक इनिशिएटिव है मिस्टी। मिस्टी क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इससे हम रिजिलियंट रहेंगे साइक्लोन सुनामी के इम्पैक्ट से। उसके बाद में ये जो सोल्यूशन है इसका हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखेगा, डिग्रेडेशन को अवॉइड करेगा, प्रोटेक्ट रिस्टोर मैनेज करेगा क्लाइमेट चेंज कंटेक्स्ट में किसको, फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, मैनग्रोव्स को और वेटलैंड्स को। फिर इससे क्या होगा कि बहुत सारी CO2 जो रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारे जो CO2 है वो रिलीज होती है उसको रिड्यूस करा जाएगा, जो लोग वल्नरेबिलिटी में रहने वाले हैं वो बच पाएंगे क्लाइमेट चेंज से। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 की जो रिपोर्ट आई है इसको अभी रिलीज़ किया गया है, तो इसने बताया कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हैं वो अभी भी अंडर फाइनेंस्ड हैं, जितना पैसा इनको चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनेप ने और साथ ही साथ में BMZ फाइनेंस इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव ने, ठीक है, इसको सपोर्ट मिला है विविड इकोनॉमिक्स बाय मैकेंजी ने, ठीक है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि इंटीग्रेट करता है ट्रू वैल्यू ऑफ लैंड को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में और सस्टेनेबल लैंड यूज को प्रमोट करता है। लॉन्च 2011 में हुआ था, किसने किया था भाई, तो जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और UNCCD एंड यूरोपियन कमीशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। ये क्वांटिफाई करता है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस फ्लो जो NBS के जरिए जाते हैं ग्लोबल चैलेंज को टैकल करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ओशियन थर्मल एनर्जी। न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। ये जो है इंडिया का पहला ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहा है। और बात की जाए तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी होगी 65 किलोवाट कवरत्ती में, ठीक है। लक्षद्वीप में इसको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये जो है ये
पावर करेगा लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन को। बेस्ड जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट है, जैसे सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में हम कन्वर्ट करेंगे, उसको पावर करने के लिए हम ये कन्वर्जन प्लांट लगा रहे हैं। पहले 1980 में भी इंडिया ने प्लान किया था कि वो ऐसा एक प्लांट लगाएगा तमिलनाडु के कोस्ट में, लेकिन बाद में ये प्लान जो है इसको अबैंडन कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। अब जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है ये क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि जो आपका ओशन है, ओशन का सरफेस वाटर और जो डीप ओशन वाटर है उसके टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। ओशन का सरफेस वाटर जो होता है उसमें धूप मिलती है तो वो हीटेड हो जाता है और उसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। लेकिन धूप जो है, जो सनलाइट है, वो नीचे तक नहीं जा पाती, तो जो डीप ओशन वाटर है वो बहुत ठंडा होता है ना। तो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है इसका ही हम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। ओशन वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए भी यूज़ किया जाती है उस पावर को जो हमने बनाई है। ये जो सिस्टम है ये टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करता है। टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कम से कम, तभी ये जो टरबाइन है वो घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया की पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास में पोटेंशियल है 1,80,000 मेगावाट की। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं, बना सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि इंडिया जो है जियोग्राफिकली ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत पानी है, चारों हमें 3 जगह से ओशन जो है दिखता है ना। तो हमें हमारे पास में बहुत ओशियन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्लीन और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है यहाँ से। ठीक है, पोटेंशियल है कि पोर्टेबल वाटर हम जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अमोनिया भी बन सकता है। कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी हमें मिल सकता है इस प्रोसेस से। उसके बाद में हम बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो देखो वार्म सी वाटर है जो उसकी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक है। इसको इवेपोरेटर में हमने डाला, इससे वाटर वेपर बनी और इसने टरबाइन को घुमा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ठीक है, और यहाँ से जो वाटर वेपर बची है वो कंडेंसेटर में जाएगी नीचे, और यहाँ से कोल्ड डीप वाटर है वो क्या करेगा, अब वहाँ से कोल्ड डीप वाटर है जिसका टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से कंडेंस होकर फ्रेश वाटर निकलेगा और जो बेकार पानी है वो ड्रेन हो जाएगा, नीचे ओशन में फिर से चला जाएगा। अब जो अदर फॉर्म्स जो कि ओशन बेस्ड एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं, तो पहला है वेव एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। जो आपका टरबाइन है उसको वेव की जो वेव है, वेव आती है तो टरबाइन को घुमा देगी और इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। वेव का फोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। करंट एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो ओशन करंट्स की है, सबमर्ज टरबाइंस का लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी जो आपकी जो वाटर लेवल जो है उसमें डिफरेंस होता है लो टाइड और हाई टाइड के बीच में, उसका यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उसके बाद में रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो रिलेटेड न्यूज़ में है सिंधुजा फर्स्ट। सिंधुजा फर्स्ट क्या है? ये एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। इसमें फ्लोटिंग बॉय है और स्पार है, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल है। इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जो आपका फ्लोटिंग बॉय है उसकी मोशन जो रिलेटिव मोशन है इसके बीच में और जो फिक्स स्पार्स हैं उसके बीच में मोशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इंडिया को ये हेल्प कर सकता है, जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं इसके आइलैंड में, वो हेल्प कर सकता है कि वो आइलैंड में इसकी एनर्जी नीड को मीट कर पाएगा इंडिया। ठीक है, सी वाटर स्टोर्स, सी वाटर में टाइडल वेव ओशन थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, जो 40 गीगावाट वेव एनर्जी को बना सकती है इंडिया में। एडवांटेज की बात करें तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ये रिन्यूएबल है, हाई अवेलेबल एनर्जी डेंसिटी देता है और लेस वोलेटाइल है। डिसएडवांटेज ये है कि इसको लगाने में भैया बहुत पैसा लगेगा, मरीन लाइफ के लिए ये थ्रेट पहुंचाता है और लोकेशन डिपेंडेंट है, भाई एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ये काम कर पाएगा। उसके बाद बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन जो है न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 50% का कंसेशन किसको है? जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है कोल गैसिफिकेशन क्या। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको यूनियन गवर्नमेंट से 50% जो है शेयर किया जाता है, तो उसमें कंसेशन मिला है 50% का। और न्यूज़ की बात करें तो कंसेशन जो है 50% का रेवेन्यू का, वो आपको कब मिलेगा? जब जो सक्सेसफुल बिडर है वो कोल प्रोड्यूस्ड
को वो कंज्यूम करेगा, चाहे वो अपने प्लांट से या फिर जो प्लांट जिसमें इसकी होल्डिंग है, सब्सिडारी है, वहाँ पर। ठीक है, जो भी कोल गैसिफिकेशन के लिए या फिर कोल बेच दे तब। ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है कि एटलीस्ट 10% शेड्यूल कोल प्रोडक्शन है वो अप्रूव होना चाहिए माइनिंग प्लान के लिए। एज पर अप्रूव्ड माइनिंग प्लान फॉर दैट ईयर उसको कंज्यूम और सोल्ड किया जाएगा गैसिफिकेशन के लिए। ठीक है, जहाँ से भी माइनिंग हो रही है वहाँ से 10% जो कोल आएगा वो गैसिफिकेशन या फिर लिक्विफैक्शन के लिए यूज होगा। अब कोल गैसिफिकेशन क्या है? तो एक प्रोसेस है जहाँ पे कोल को हम सिन गैस में जो है कन्वर्ट करते हैं। अब सिन गैस क्या है? तो सिन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर है। ये एक इंसिटू प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन को हम इंजेक्ट करते हैं पानी में, ठीक है, इनटू द सीम अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, फिर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट करते हैं। FC2 प्रोसेस होती है, वहाँ पर रिएक्टर होते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं हम। गैसिफिकेशन प्रोसेस में सल्फर जो कि कोल में प्रेजेंट होती है उसको हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और माइनर अमाउंट में कार्बोनाइल सल्फाइड भी बनता है। ये जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये इजीली और इकोनॉमिकली हम रिमूव कर सकते हैं एसिड गैस रिमूवल सिस्टम। एडवांटेजेस की बात करें तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। अगर हम कोल को ऐसे ही जलाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ये जो है कोल गैसिफिकेशन करें। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉश वाटर है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और रेजिडुअल वेस्ट वाटर है जो गैसिफिकेशन प्लांट से आता है इसको हम इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। कोल जो है उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से यूज़ किया हुआ जो कोल है, हाइड्रोजन मेथेनॉल फर्टिलाइजर जो हैं वहाँ पर जो है कोल गैसिफिकेशन से इसको बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन मेथेनॉल फर्टिलाइजर भी बनता है। कार्बन फाइबर, प्लास्टिक कंपोजिट्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं कोल गैसिफिकेशन के बाद में बचे हुए जो भी वेस्ट है उससे। बेसिक्स क्या है भैया? ऑक्सीजन डाल रहे हैं, कोल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर जला दे रहे हैं तो इससे सिन गैस निकल रही है। टाइप ऑफ गैसिफर्स जो भैया हमें टाइप में देखना है कि फिक्स्ड बेड गैसिफर होते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफर्स होते हैं, और इनट्रेंड फ्लो गैसिफर्स होते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं ध्यान रखना है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप के गैसिफर्स होते हैं। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें, रिलेटेड न्यूज़ में सेंटर ने प्रिपेयर किया है एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट जिससे कि 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन 2030 तक अचीव करेंगे। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको अंडरटेक किया है। ये इनिशिएटिव किसका है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। इसमें नोडल ऑफिसर क्या है कि जितनी कोल कंपनीज हैं उनको एडवाइस किया जाएगा कि वो एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करें और वो बताएं कि कैसे 10% अपना कोल प्रोडक्शन है वो गैसिफाई करेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। फिर से न्यूज़ में है भाई, क्यों न्यूज़ में है देखते हैं। न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 को अमेंडमेंट करने के लिए, जिससे कि जो टारगेट है जो कि अभी तक हमारा था उसको हम अभी रिवाइज करेंगे और एडवांस करेंगे कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, जो पहले हमारा टारगेट था कि 2030 तक अचीव करनी है, अब बोल दिया गया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम 2025 तक ही अचीव करना चाहते हैं। बायोफ्यूल्स क्या हैं? बायोफ्यूल्स क्या है? लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स हैं जैसे इथेनॉल, बायोडीजल, जिसको हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के यूज़ करके बनाते हैं। जो ये बेस्ड है रॉ मटेरियल का यूज़ करने से, जिससे कि हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। जो कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया है बायोफ्यूल को बनाने के लिए, इस बेसिस पर हमने इनको 4 जनरेशन्स में क्लासीफाई किया है। ठीक है, अभी बात करें तो अभी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स का ही मोस्टली यूज़ होता है। अब ये कौन से हैं देख, पहला है फर्स्ट जनरेशन एडिबल बायोमास, जिसमें हम एडिबल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में एडिबल बायोमास का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि शुगर वीट, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न। सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। थर्ड जनरेशन में एल्गल बायोमास का यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ जनरेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें बायो इंजीनियरिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। पता होना चाहिए आपको कि इंडिया ने जो टारगेट है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में, उसको अपनी टारगेट ईयर से पहले ही अचीव कर लिया है। काफ़ी खुशी की बात है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 क्या है?
तो इसका एम है कि ये बायोफ्यूल्स का यूज़ जो है एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बढ़ाना चाहता है अपने आने वाले 10 सालों में, और डेवलप और प्रमोट करना चाहता है डोमेस्टिक फीड स्टॉक को और इसके यूटिलाइजेशन को, जिससे कि अब बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस हो सकें। बायोफ्यूल्स कौन कौन से कवर्ड हैं इसमें? तो इसमें कवर्ड है बायो इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायो सीएनजी। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको इम्प्लीमेंट करती है, जो कि सेट की गई थी 2020 में, और इसको चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 14 दूसरी मिनिस्ट्रीज से और डिपार्टमेंट से। ये जो है डिसीजंस को लेता है कि किस तरीके से बायोफ्यूल प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है जितनी भी ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं उनको। अभी अमेंडमेंट्स की बात करें तो हमने टारगेट को तो अपना एडवांस कर ही दिया है, साथ ही साथ में कहा गया है कि ज़्यादा फीड स्टॉक का यूज़ किया जाएगा बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए। बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाएंगे। परमिशन दी जाएगी कि बायोफ्यूल्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में। नए मेंबर्स को भी एनवीसीसी में हम ऐड करेंगे और इनके पास में परमिशन है कि ये पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इन्होंने कैटेगराइज किया है बायोफ्यूल्स को 3 जनरेशन्स में। सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को, ठीक है, बायो रिफाइनरीज, इथेनॉल बायो रिफाइनरीज को बनाने में कैसे? बायोबिलिटी गैप फंडिंग के हेल्प से। इंक्रीज क्या है इन्होंने स्कोप, जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो सकता है फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में, जैसे कि डैमेज फूड ग्रेन्स, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स का अब यूज़ हो सकता है बायो इथेनॉल बनाने के लिए। अलाउ करते हैं कि सरप्लस फूड ग्रेन्स है उसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं इसके अंडर। डेवलप करना है एक नेशनल बायोमास रिपोजिटरी को, जिससे कि हम देख सकें कि बायोमास के लिए अप्रेजल किस तरीके से हो रहा है कंट्री में, उसके लिए ये रिपोजिटरी बनाना ज़रूरी है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। इसको देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हुआ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, जो 2021 से 2025 तक कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए बजट में इसके लिए 858 करोड़ रुपीज़ भी अलॉट किए गए हैं फर्स्ट फेज़ में। क्या है ये? तो इसमें 3 सब स्कीम्स आती हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस प्रोग्राम। 3 ये जो सब स्कीम्स है ये आती हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंडर। रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो बायो एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस जो कि जनरेट हो रही है ऑर्गेनिक मैटर से, जिसको हम बायोमास कहते हैं। बायोमास रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट एनिमल दोनों से ही मिल सकता है। बायोमास रॉ मटेरियल है जिससे बायोगैस बनती है और जिसका कंपोनेंट होता है कार्बन। बायोगैस रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने से बनती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो है बायोगैस रिलीज होती है। इसमें ज़्यादातर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। सब स्कीम की बात करें जो हमने अभी बात की थी, 3 सब स्कीम है इसमें। तो पहली है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, ये जो है ये बनाई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि बायोगैस पावर प्लांट जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसको सेट किया जाएगा, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और सिनगैस या फिर ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि ऐसे पावर प्लांट्स को लगाना चाह रहे हैं जो कि बायोगैस या फिर बायो सीएनजी बनाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट इसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कर रहा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये एक मिनी रत्न एंटरप्राइज है, 1987 में बनी है। इसका स्कोप है कि ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि इस स्कीम में कवर हुए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनको। एडवांटेज है कि सेफ टेक्नोलॉजी एडवांस मीन्स है वेस्ट डिस्पोजल के लिए, और साथ ही साथ में हमें कुछ जो है एनर्जी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो अपना है वो है बायोमास प्रोग्राम। ये जो बायोमास प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है बायोमास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटिंग करने में, उसको सेटअप करने में, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी इरेडा करता है। ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल लेवल पर फंड्स, ठीक है, जिससे कि जो आपके ये जो भी लोग इस
ऐसे प्लांट्स को लगाना चाहते हैं उनको पैसा मिल सके। ठीक है, रिड्यूस करता है स्टबल बर्निंग को, बेटर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस प्रमोट करता है और पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोग्राम। बायोगैस प्रोग्राम जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि बायोगैस प्लांट्स बने स्मॉलर पावर नीडर जो है उसके लिए। ठीक है, छोटे छोटे जो बायोगैस प्लांट्स है वो बन जाएँ। ठीक है, इसको ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि हर स्टेट और यूटी की होगी जहाँ पर ये प्रोग्राम लगेगा। ठीक है, कवर करता है स्मॉल एंड मीडियम बायोगैस प्लांट्स को, जो कि 2500 मेगावाट से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, इम्प्रूव सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम कहते हैं। ये न्यूज़ में क्यों आ गई? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्लॉज था वो उसको रिमूव कर दिया है। कहाँ पर? जो क्लॉज कंपोनेंट ए में जो सोलर पावर जनरेटर्स है उसको रिमूव किया गया है। देखते हैं क्या है। पहले ये स्कीम की बात करें तो 2019 में लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, स्टेट नोडल एजेंसीज जो इसकी हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगी स्टेट से, और डिस्कॉम्स एंड फार्मर्स जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एम है कि इंश्योर किया जाए एनर्जी सिक्योरिटीज़ फॉर फार्मर्स। कैसे? सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए यहाँ पर पंप लगाया जाएगा और सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा फार्मिंग में, जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। टारगेट है कि ये ऐड करना चाहता है 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को 2025 तक। ठीक है, और डीजलाइजेशन करना चाहता है फार्म सेक्टर का, डीजल पंप्स को सोलर पंप से रिप्लेस कर। अब देखते हैं कंपोनेंट्स पीएम कुसुम के क्या क्या हैं। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए में क्या है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट बी में इंस्टॉल किया जा रहा है स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स को। कंपोनेंट सी की अगर हम बात करें तो सोलराइजेशन करना चाहते हैं हम एग्रीकल्चरल फीडर्स का, क्योंकि जो पंप्स हैं ये स्टार्ट हुआ ऐसे कि सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर पंप की तरीके से इसको स्टार्ट किया गया। हमारा एम है कि हम सोलराइजेशन करते हैं एग्रीकल्चरल फीडर का। ये कंपोनेंट सी में कवर होता है। अभी जो न्यूज़ है वो कंपोनेंट ए की है, जहाँ पर इन्होंने एक क्लॉज हटाया है, वो आपने अभी देखा। अब दूसरे सोलर एनर्जी रिलेटेड न्यूज़ कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। पहला है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये जो स्कीम है इसके अंडर से 57 पार्क जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं। ठीक है, कि हमें 57 सोलर पार्क को लगाना है, जिसकी एग्रीगेट कैपेसिटी 39,285 मेगावाट रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो 10,027 मेगावाट के ही लग पाए हैं। स्कीम को जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2014 में लॉन्च किया था, जिससे कि सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स जो हैं वो उनको हेल्प मिल जाए कि वो प्रोजेक्ट्स को लगा सकें प्लग एंड प्ले मॉडल में। टारगेट है कि 25 सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को हम लगाना चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी 20 गीगावाट की होगी 5 सालों में। ठीक है, स्टेटस की बात करें तो अभी हमें सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो 2022 तक का टारगेट है कि हमें 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सोलर सेल्स। ये क्या है? तो रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी कानपुर के, उन्होंने डेवलप किया है ऑर्गेनिक सोलर सेल स्टील सबस्ट्रेट्स पर यूज़ करके। ठीक है, ये कन्वर्ट कर सकता है स्टील रूफ को एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस में। ये जो हैं ये वन ऑफ द इमर्जिंग फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, और इसको हम 3rd जनरेशन सोलर सेल्स भी बोल सकते हैं। इसकी बेनिफिट ये है कि ये लाइट वेट है और इसकी लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। पोटेंशियल है कि ये बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि कमीशन करा है एनटीपीसी ने। ठीक है, ये 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि रामगुंडम तेलंगाना में ऑपरेशनलाइज्ड है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स भी इसमें हैं। फिर है घर के ऊपर सोलर से ऊपर, सोलर इज़ सुपर। ठीक है,
क्या है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन जो है ये चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। पैन इंडिया लेवल पर ये चल रही है, जिससे कि बिड किया जा रहा है कि पब्लिक सपोर्ट मिले घर के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल्स को लगाने के लिए, ठीक है। इसका एम है कि ये मोबिलाइज करे लोकल गवर्नमेंट को, सिटीजन को और म्यूनिसिपैलिटी को कि सोलर रूफटॉप जो है वो 100 इंडियन टाउन्स और सिटीज़ में घर के ऊपर लगाए जाएं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 में। न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने नोटिफाई करे हैं ये रूल, ठीक है। कि हाईलाइट की बात करें तो कंज्यूमर्स जो हैं उनको इंटाइटल किया गया है कि वो डिमांड कर सकते हैं कि डिस्कॉम से कि उनको ग्रीन पावर मिले, ठीक है। फिर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो ग्रीन पावर को परचेज कर सकते हैं। ग्रीन ओपन एक्सेस अलाउ किया जा रहा है, अलाउ करता है, किसी भी कंज्यूमर को अलाउ किया गया है, वो ग्रीन ओपन एक्सेस उनको दिया गया है। कोई भी कंज्यूमर जो है वो ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की लिमिट को रिड्यूस कर सकता है और ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर सकता है। इसका एम है कि वो इनेबल किया जाएगा स्मॉल कंज्यूमर्स को कि वो परचेज कर सकते हैं रिन्यूएबल पावर को ओपन एक्सेस से। इंक्रीज किए जा रही है ट्रांसपेरेंसी जो अप्रूवल प्रोसेस है इसका, उसमें ओपन एक्सेस की अप्रूवल प्रोसेस में भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा। जो ओपन एक्सेस अप्रूवल है वो 15 दिनों के अंदर अंदर ग्रांट कर दिए जाएंगे, वरना जो अप्रूवल है वो वरना ये जो है माना जाएगा कि वो अप्रूव्ड हो चुकी है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट होने के बाद में ये नेशनल पोर्टल के जरिए होगा। यूनिफॉर्म रिन्यूअल परचेस ऑब्लिगेशन है, जितने भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के एरिया में जितने भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं उनको यूनिफॉर्म रिन्यूअल परचेस ऑब्लिगेशन दिया गया है। ग्रीन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे अगर कंज्यूमर ग्रीन पावर को कंज्यूम करता है तो। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ग्रीन एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन में। तो रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है। इसमें अलाउ किया जाता है कंज्यूमर्स को कि वो ग्रीन पावर को एक्सेस कर सकते हैं इजीली ट्रांसपेरेंट मैनर में। कोई भी कंज्यूमर है जो इसका लोड है वो 100 kV से ज़्यादा है उसको रिन्यूएबल एनर्जी मिल सकती है ओपन एक्सेस से, ठीक है। और ओपन एक्सेस का मतलब है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एलिजिबल कंज्यूमर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि दूसरे कौन से ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस हैं भाई, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन क्या है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी क्या किया है, पॉलिसी गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है कि डी कोल्ड लैंड जो है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स को लगाने में और कोल्ड बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने में। कोल्ड बेड मीथेन जो है एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डिपॉजिट्स में मिलती है या फिर कोल सीम्स में मिलती है जब हम कोलिफिकेशन करते हैं या फिर जब आपका प्लांट कोल बनता है उस टाइम पर ये बनती है। जब कोल और मीथेन कन्वर्जन प्रोसेस होती है तब कोल जो है सैचुरेट किया जाता है पानी से और मीथेन को हम ट्रैप कर सकते हैं। मीथेन ट्रैप हो जाती है कोल के अंदर और इससे कोल बेड मीथेन बनती है। यूजेस की बात करें तो पावर जनरेशन में, सीएनजी में, फीड स्टॉक की तरीके से, फर्टिलाइजर की तरीके से, इंडस्ट्रियल यूजेस में ये यूज़ हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये कोल्ड बेड मीथेन पॉलिसी भी बनाई थी जिससे कि हम कोल्ड बेड मीथेन के पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। तो आपके ओएनजीसी ने रिपोर्टेडली स्टार्ट कर दिया है इसकी पहली वेल को लद्दाख में जिससे कि वो जियोथर्मल पावर का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को बनाएं। जियोथर्मल पावर प्लांट जो है ये हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, पानी भी और हीट भी। हॉट वाटर और स्टीम जो है जो डीप अंडरग्राउंड से निकल कर आता है इससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोल रहे हैं। बेनिफिट इसका ये है कि कार्बन फ्री होता है, रिन्यूएबल होता है, कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड सप्लाई देता है। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ये
एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हर जगह जियोथर्मल एनर्जी हम नहीं बना सकते। ठीक है, और दूसरे एमिशन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड भी निकलता है इससे। ठीक है, इससे मिनी ट्रेमर्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आपका ऑपरेशन चल रहा होता है, जहाँ पर खुदाई चल रही होती है, जहाँ पर ड्रिलिंग चल रही होती है, वहाँ पर छोटे छोटे झटके भी लग सकते हैं अर्थक्वेक टाइप के। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बायोमास को फायरिंग, ये क्या है? तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समर्थ मिशन। ठीक है, समर्थ मिशन क्या है? नेशनल मिशन है कि बायोमास का कैसे हम यूज़ करेंगे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, 3 तरीके की को फायरिंग होती है। पहले तो समझ लेते हैं को फायरिंग है क्या है। तो इसमें बायोमास को हम कोल के साथ में डालते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। जो जब हम कोल डालते हैं एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। जब हम भी तो वहाँ पर एनर्जी बनाने के लिए कोल के साथ साथ बायोमास को भी यूज़ करते हैं। उसको हम बोलते हैं बायोमास को फायरिंग। ठीक है, 3 तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैरेलल। एडवांटेजेस ये है कि कैपिटल कॉस्ट कम होती है, इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन मेथनॉल। ये क्या है? तो एनटीपीसी और टेक्नीमॉन्ट जो है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कि दोनों लोग मिलकर एक्सप्लोर करेंगे ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी को एनटीपीसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ऐसा होगा। ग्रीन मेथनॉल क्या है? मेथनॉल है जो कि प्रोड्यूस होता है ऐसे प्रोसेस से जिसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकली है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है सस्टेनेबल बायोमास से। एप्लीकेशन इसका है केमिकल इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, एक्सेट्रा। उसके बाद में है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस। ये क्या है? तो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जो कि कहाँ पर बनाया गया है? संगरूर, पंजाब में। ये क्या है? कंप्रेस्ड और प्योरीफाइड बायोगैस होती है जिसको बनाया गया है वेस्ट और बायोमास सोर्सेज से, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, कैटल डंग। 2018 में गवर्नमेंट ने एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसके अंडर ही बात की गई थी कि हम सीबीजी को बनाएंगे। उसके बाद में वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है भावनगर, गुजरात में। ठीक है, एक ब्राउन फील्ड पोर्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ एक ब्राउनफील्ड पोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। इसका उम्मीद है कि 2026 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको पीपीपी अप्रोच के साथ में डेवलप किया गया है और इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो है 1.5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। ठीक है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एग्जिस्टिंग रोडवे और रेलवे नेटवर्क में। ठीक है, और ये कनेक्ट करेगा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन्स को। ठीक है, फिर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलियांस। ये क्या है? तो 9 ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, यूएस, यूके, इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये एक इनिशिएटिव है किसके द्वारा? इरेना, डेनमार्क ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ये गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आते हैं जिससे कि ऑफशोर विंड पावर को डिप्लॉय किया जा सके। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव है कि टोटल ऑफशोर विंड कैपेसिटी जो है 380 गीगावाट तक 2030 तक हमको अचीव करनी है। नेक्स्ट इज एनर्जी इफिशिएंसी। इसके बाद पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, जो कि न्यूज़ में आया है। तो क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 फोर्स में आया। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की बात करें तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करता है, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से एनर्जी कंजम्पशन हो, उसको हम रेगुलेट करें, और एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन को ये प्रमोट भी करता है। 2001 के एक्ट जो है सिर्फ एनर्जी को बचाने की बात करता था, लेकिन अभी हमने अमेंडमेंट किया और अब जो है अब हम बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, साथ ही साथ में एनर्जी को तो बचाना ही है। की फीचर्स की बात करें तो ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को डिप्लॉय करेगा। कार्बन क्रेडिट जो है एक ट्रेडेबल परमिट होता है जो कि हेल्प करता है कि वो जो परमिट करता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही CO2 को एमिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप उसमें से कुछ जो CO2 है उसको बचा लेते हैं, जितनी आपको परमिशन, उसमें से CO2 कुछ कम आप एमिट करते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है कि वो रिक्वायरमेंट जो है
डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को वो बताएगा कि उसको किस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम करना है नॉन फॉसिल सोर्स से, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको ये कुछ रिक्वायरमेंट देगा कि आपको इतना तो एनर्जी कंजम्पशन है वो नॉन फॉसिल सोर्स से ही बनाना है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी। एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड जो है वो लेकर आया गया है, जो कि रिप्लेस करेगा एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स को। ये जो नया कोड है ये नॉर्म्स बताएगा कि एनर्जी इफिशिएंटली आप कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, और आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कैसे करेंगे, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है ग्रीन बिल्डिंग की वो सब बताई जाएंगी इस कोड में। एप्लीकेबल है ये ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए भी, और ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो थ्रेशोल्ड है इसको कम भी कर सकते हैं। एक्सपेंड कर रहा है स्कोप ऑफ एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को, जिसमें अब व्हीकल्स और वेसल्स भी इंक्लूडेड हैं। 2010 में अमेंडमेंट हुआ था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, जिसमें अब इंक्लूड किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग के लिए। एनर्जी सेविंग के ट्रेड के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, पेनाल्टीज को बढ़ाया गया था, और बताया गया था कि अगर अपील्स होती हैं तो अपील्स जो है उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी सुनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग ने अभी इसको लॉन्च किया है। इसके इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये पहला इंडेक्स है जिसका एम है कि ये ट्रैक कर सके कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या क्या एफर्ट्स कर रही हैं क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव है कि ये रैंक करेगा स्टेट्स को, उनके एफर्ट्स जो भी उन्होंने करे हैं अपनी एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट को बचाने में जो भी उसने एफर्ट किए हैं उसके बेसिस पर स्टेट्स को रैंकिंग दी जाएगी। हेल्प करेगा कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इफिशिएंट, क्लीन एनर्जी मिले हर स्टेट लेवल पर। एनकरेज करेगा हेल्दी कंपटीशन रहे स्टेट्स के बीच में, जिससे कि वो काम करते रहें इस एरिया में। पैरामीटर्स की बात करें तो ये जो है रैंक करता है स्टेट और यूटी को 6 पैरामीटर्स में, जिसमें टोटल 27 इंडिकेटर्स हैं। डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, अब जो आपके 6 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी इफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और न्यू इनिशिएटिव्स कौन कौन से लॉन्च हुए हैं वो देखते हैं। तो क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बेटर कंपैरिजन के लिए स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया है उसकी साइज और जोग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर, जैसे कि लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज। कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो बेस्ड है कि उन्होंने इनके आउटकम की अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें दी जाएंगी। 3 चीज़ें क्या है कि फ्रंट रनर्स, अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स, इन 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा स्टेट्स को और यूटीज को, जो भी इन्होंने काम किए हैं उसके बेसिस पर। परफॉर्मेंस देखें अगर तो इन्होंने बोला है कि आधी से ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जिनका एवरेज से ज़्यादा स्कोर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप स्कोरर है और लोएस्ट स्कोरर लक्षद्वीप है। टॉप 3 परफॉर्मेंस की बात करें तो लार्जर स्टेट्स में गुजरात, केरल, पंजाब है। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है। यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव है। दूसरे एनर्जी इंडेक्सेस जो कि इंडिया की परफॉर्मेंस और ग्लोब में देखे जाते हैं, तो पब्लिशिंग एजेंसी देखेंगे, ठीक है। तो पब्लिशिंग एजेंसी है वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स की वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। देखो पहला इंडेक्स है वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स, जिसको पब्लिश किया है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। ये मेजर करता है एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस को, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में। इंडिया की रैंक आई है 75 2021 में। टॉप जो कंट्री हैं वो है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये देखता है कि कोई भी नेशन है उसकी एनर्जी सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसी है। हमारी रैंक 87 आई है 2021 में। टॉप कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश किया है अर्नेस्ट एंड यंग ने। ये रैंक करता है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज किस बेसिस पर कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सप्लाई में, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। हमारी रैंक 3 है इसमें। बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की, तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में है यूएसए एंड मेनलैंड चाइना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच।
ये मेजर करता है कंट्री ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है अपनी NIDC 2030 के टारगेट्स में, और कंपेयर करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज में। रैंक हमारी यहाँ पर भी 3 आई है। टॉप 6 में आपकी जो ये क्योंकि 3 जो प्लेसेस ये छोड़ देता है, उसके बाद में 4th प्लेस पर डेनमार्क है, फिर है स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद में दूसरे एनर्जी इफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की बात करें तो पहला है प्रमोटिंग एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन सिलेक्टेड MSME क्लस्टर्स इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो शोकेस की गई है अभी नेशनल कॉन्क्लेव जो हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइज किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने। ये प्रोजेक्ट 2011 में इनिशिएट किया गया था और इसको एग्जीक्यूट करता है यूनिडो, ठीक है, बी के साथ में। फंड यहाँ पर आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। एम है कि ये मार्केट इन्वायरमेंट इस तरीके से डेवलप कर दे कि जहाँ पर एनर्जी इफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। सपोर्ट इसको करा जाता है MSME के द्वारा, कि MSME मिनिस्ट्री के द्वारा, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट इनिशिएटिव है सक्षम 2022, इसको अभी लॉन्च किया गया है। ये एक एनुअल 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंटर्ड फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है, जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की है। ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आती है। ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि इस तरीके से पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाए कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन हो सके। ये एक इसका एम है कि मैसेज इस तरीके से स्प्रेड करना है कि फ्यूल कंजर्व करना है और ग्रीनर इन्वायरमेंट इंडिया में बनाना है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हम इसमें देखना है पहला जो टॉपिक वो है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिससे कि बेनिफिट हो सकेगा फार्मिंग कम्युनिटी का। अभी और न्यूज़ की बात करें तो पोर्टल जो है इसको डेवलप किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है मिशन के बारे में, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं इसको, क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, फार्मर के रजिस्ट्रेशन, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, प्रेजेंटली 10 लाख हेक्टेयर एरिया से भी ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग में आता है इंडिया के। अब नेचुरल फार्मिंग क्या है ये जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग एक इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है, जहाँ पर फार्मिंग सिस्टम जो है नेचुरल तरीके से काम करता है। सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जाता है। यहाँ पर कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, जो नेचुरल तरीके से ही हम फार्मिंग कर रहे हैं। केमिकल फ्री होता है, लाइव स्टॉक वेस्ट होता है। कंपोनेंट्स क्या है तो इसमें 5 अमृत की बात की गई है: बीजामृत, कॉन्टैक्ट, जीवामृत, मल्चिंग, प्लांट प्रोटेक्शन। बीज अमृत की बात करें तो ये प्रोसेस है जिसमें सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है काव डंग से, यूरिन से या फिर लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन से। कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये प्रोसेस है जिसमें हम अर्थवर्म्स को एक्टिवेट कर देते हैं सॉइल में, जिससे कि वाटर वेपर कंडेंसेशन हो सके। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो एक प्रोसेस है जिसमें हम स्प्रेइंग करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्कॉक्शंस को, जिससे पेस्ट ना लगे, डिजीज और वीड प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, मल्चिंग करते हैं जिससे कि माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, अलग अलग मल्चिस का हम यूज़ करते हैं। जीवामृत में हम फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाते हैं काव की यूरिन, डंग, फ्लोरोपल्सिस, जैगरी का यूज़ करके। अब जो नेचुरल फार्मिंग हम कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो ये डिस्करेज करता है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, हेल्दी सॉइल को बिल्ड करता है, इरोजन को रोकता है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को भी फाइट करता है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हेल्थ को सपोर्ट करता है, एल्गी ब्लूम नहीं होने देता, एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर को सपोर्ट करता है और बायोडाइवर्सिटी को भी एनकरेज करता है। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग जो अभी उसके लिए पोर्टल बनाया गया है, तो आखिर ये क्या है? तो इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के जरिए, और सब मिशन है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना का। ये परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर ही आती है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो है इसको अपस्केल कर दिया गया है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के तरीके से। फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो 4645.69 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जाएंगे। टेन्योर 6 साल का है।
और डिमांड ड्राइव इन प्रोग्राम होगा और स्टेट्स जो हैं अपने अपने प्लान बनाएंगे कि उनको किस तरीके से टारगेट्स अपने अचीव करने हैं। यहाँ पर नॉलेज पार्टनर फॉर नेचुरल फार्मिंग एक्सटेंशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है वो काम करेगा कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को डेवलप किया जाए नेचुरल फार्मिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहली बात कि प्रमोट करेंगे ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग जिससे कि एक्सटर्नल परचेज इनपुट्स को यूज ना किया जाए। पॉपुलराइज किया जाएगा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कम एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स को। एनकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेटरी रिसर्च को। कलेक्ट वैलिडेट और डॉक्यूमेंट किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, अंडरटेक की जाएंगी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए नेचुरल फार्मिंग के प्रति। फिर क्रिएट किए जाएंगे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर जिससे कि नेचुरल फार्मिंग को हम ब्रांड कर सकें इंटरनेशनल लेवल पर। सिमिलैरिटी क्या है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की वो देखते हैं। तो दोनों ही नॉन केमिकल सिस्टम हैं। ये बोथ बेस्ड हैं डाइवर्सिटी पर, फार्म बायोमास मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पर। डाइवर्सिटी, रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग ये सब इसमें यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट का यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में सिर्फ हम जो फार्म से प्रोड्यूस होती चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन भी कर सकते हैं मिनरल्स का यूज़ करते हुए, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में सिर्फ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ होता है, मिनरल्स का नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम प्लोइंग, टिलिंग, मिक्सिंग, मैनेजिंग सब करते हैं। यहाँ पर कोई भी प्लोइंग, जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें कोई भी प्लोइंग, सॉइल टिलिंग नहीं होती, कोई फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता, कोई वीडिंग नहीं होती। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाइडली पॉपुलर है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग अभी भी इवॉल्व कर रही है, इसकी मार्केट अभी डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली फाओ ने जो है इसको एक ओपनिंग सेरेमनी में जो आपकी 2023 स्टार्ट हो गई है, तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो भी स्टार्ट हो गया है, इसीलिए इसकी ओपनिंग सेरेमनी को फाओ ने ऑर्गेनाइज किया है रोम, इटली में। मिलेट्स की बात करें तो एक डाइवर्स फैमिली है स्मॉल ग्रेन सीरियल्स की, जो कि इंडिजीनियस है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। पॉपुलरली हम इसको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि रिक्वायर्ड है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी के लिए। इसमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% फैट, 75% तक कार्बोहाइड्रेट्स और 15 से 20% तक डाइटरी फाइबर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले मिलेट्स थी वही इंडिया में स्टेपल क्रॉप की तरह ग्रो होती थी, लेकिन उसके बाद में ये अब रिड्यूस हो गई हैं, सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए फॉडर के तरीके से अब ग्रो होती हैं। इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पर जितनी भी मिलेट्स ग्रो होती हैं उसका 20% हम ग्रो करते हैं। हम मिलेट्स प्रोडक्ट जो हैं 34.32 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट हमने किया है 2021 से 22 में। टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं इंडिया में? वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे कि मिलेट को प्रमोट किया जाए, तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 में मनाया गया। इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है उसको बढ़ाया गया है मिलेट के लिए। फिर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 ने मैंडेट किया है कि मिलेट जो है उसको सप्लाई किया जाएगा हर मिड डे मील स्कीम में वीक में एक बार कम से कम। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में ही अडॉप्ट कर लिया था इंडिया का प्रपोजल कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करेंगे। इससे होगा ये कि हम अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जो मिलेट्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि ग्लोबल प्रोडक्शन हो सके मिलेट्स का, प्रोसेसिंग को एफिशिएंट बनाएगा, मिलेट्स को प्रमोट करेगा मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड के जरिए। टाइप्स ऑफ मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मेजर मिलेट है सोरगम, पर्ल मिलेट जिसको हम कहते हैं बाजरा, और फिंगर मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी हमारे मेजर मिलेट्स हैं। माइनर की बात करें तो काकुम, चेन्ना, बर्री, कुटकी, शवन जिसको बोलते हैं, सांवा और कोडुन है। सुडो मिलेट्स हैं कुट्टू एंड राजगीरा। ये जो मिलेट्स हैं इनके बेनिफिट्स की बात करें तो कंज्यूमर के लिए ये ग्लूटेन फ्री रहता है जो कि बेनिफिशियल है। सेलिएक पेशेंट्स के लिए प्रिवेंट करता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए या फिर कैंसर के लिए। प्रोबायोटिक है, एलिमिनेट करता है कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर जो गैस बन जाती है पेट में उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अनीमिया, लीवर डिसऑर्डर और अस्थमा के लिए भी ये कम करता है।
फार्मर्स को फ़ायदा इसलिए है क्योंकि ये रिस्की कम है, इसमें इनपुट्स भी बहुत कम लगते हैं और ये इंटरक्रॉप के तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल इसलिए क्योंकि सस्टेनेबल होता है, क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करता है, ज़ीरो हंगर को फैसिलिटेट करता है और गुड हेल्थ और वेलबींग को भी प्रमोट करता है। उसके बाद में है डायरेक्ट सीडेड राइस। ये न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फार्मर्स जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस टेक्निक को पंजाब में। ये जो टेक्निक है ये क्या है? तो ये रेफर करती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम राइस क्रॉप को सीड्स से ग्रो करते हैं, ना कि सीडलिंग जो और ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से, वो नहीं करते। यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते बल्कि डायरेक्ट सीड्स से राइस क्रॉप को ग्रो करते हैं। ये वाटर सेविंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोलते हैं। राइस कल्टीवेशन के और मेथड्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है जो कि पहली बार मेडागास्कर में डेवलप हुई थी। 15 से 20% तक ग्राउंड वाटर को सेव करता है, राइस की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन सीड्स। ये पहले तो नर्सरी में ग्रो होते हैं, फिर सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। जब ये 3-4 पत्ती इसमें आ जाती हैं उसके बाद में इसमें हैवी लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग मेथड। यहाँ पर एक पर्सन जो है प्लो एक होल बनाता रहता है लैंड में, दूसरा पर्सन वहाँ पर सीड डालता रहता है। फिर है जापानीज मेथड। यहाँ पर सीड्स को नर्सरी बेड्स पर ग्रो करते हैं, उसके बाद में मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। नेक्स्ट है कि इसके एडवांटेजेस और इश्यूज क्या है। पहले एडवांटेजेस की बात करें तो लेबर सेविंग है ये, ठीक है। सोइंग को हम टाइम फ्रेम से पहले ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी रहता है, फास्टर रहता है। अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी है, 7 से 10 दिन पहले ही क्रॉप मैच्योर हो जाती है। पानी को एफिशिएंटली ये यूज़ करता है और मीथेन एमिशन कम होता है। इश्यूज़ ये है कि सीड्स ज़्यादा लगेंगी, फिर लैंड लेवलिंग हमें करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जो कि फिर कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि कोल्ड या फिर हॉट कंडीशन में स्टार्ट ही नहीं हो पाती। हर्बिसाइड्स जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और सीड रिक्वायरमेंट है वो 8 से 10 किलो ज़्यादा लगेगा हर एकड़ में। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स भी हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है राइट टू रिपेयर। न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने एक कमेटी बनाई जिससे कि राइट टू रिपेयर को एम्फेसाइज किया जाए। लाइफ जो हमारा मिशन चल रहा है, लाइफ मूवमेंट चल रहा है जिसमें हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और साथ मिल सके। और बात करें तो की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जैसे कि फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब इसमें कवर होंगे। अब ये जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो ऑथेंटिक पार्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर को अवेलेबल कराए, जिससे कि अगर कंज्यूमर की डिवाइस ख़राब हो जाए तो खुद से ही रिपेयर कर ले या फिर किसी इंडिपेंडेंट शॉप से वो रिपेयर करा ले। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन। कंसर्न्स ये है कि जो लार्ज टेक कंपनीज है जैसे कि एप्पल है, टेस्ला है, वो कहती है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इससे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन होगा, ठीक है। और जो तीसरी पार्टी है वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी जियोपार्टाइज भी कर सकती है, उसको खतरा हो सकता है। अब जो है राइट टू रिपेयर, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये सस्टेनेबल कंजम्पशन को प्रमोट करेगा। हमारी इंडिया में कंज्यूमर को पावर करेगा, एम्पावर होंगे कंज्यूमर और ताकतवर बनेंगे। एड्रेस करेगा जो प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस है इसके इशू को एड्रेस करेगा और ट्रेड को भी हार्मोनाइज करेगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट 2021। वही न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर से पूछा है कि क्या उसने कोई प्लान बनाया है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के फंक्शनल कैसे फंक्शन होगा, जो या फिर दूसरी बॉडीज़ जो हैं वो कैसे काम करेंगी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में जो आया था उसके अंडर, ठीक है। और न्यूज़ की बात करें तो जो एक हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डैम सेफ्टी एक्ट को साइड करते हुए बोला कि ये जो पेरिनियल लीगल बैटल चलता रहता है तमिलनाडु और केरला के बीच में मुल्ला पेरियार डैम को, उसको सुलझा देगा अगर डैम सेफ्टी एक्ट को सही से इनेक्ट कर दिया जाए तो। डैम सेफ्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें हम सर्विलांस करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करा जाएगा डैम्स का, जिससे कि डिजास्टर ना हो। क्योंकि हमें पता है हमारे इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा पुराने डैम्स जो हैं वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने के डैम्स भी मिलते हैं, तो वो डैम जो है अभी तक जर्जर स्थिति में है। तो कैसे हम उसको इस इशू को टैकल करेंगे, इसके लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया था पिछले साल 2021 में लाया गया था।
ये मैंडेट करता है कि 2 स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट की जाएंगी जो कि पॉलिसीज़ को इवॉल्व करेंगी, रेगुलेशंस को रिकमेंड करेंगी, कि डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाएंगी और जो डिस्प्यूट हो उसको भी देखेंगी। पहला है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ये जो है ये इसके अंडर डैम ओनर्स को कहा जाएगा, उनको करना क्या है कि उनको इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार करने हैं, उनको रिस्क असेसमेंट करते रहना है हर डैम का रेगुलर पीरियड में। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी न्यूज़ में हैं। अब पहला है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पर ये लोकेटेड है, चेनाब रिवर पर बना हुआ है। ठीक है। दूसरा है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इंक्योंग जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर है, रिवर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर है और कौन सी रिवर पर बना हुआ है। दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लोअर दिबांग वैली जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर लोकेटेड है, रिवर है यहाँ पर दिबांग। ठीक है। फिर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आपका दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है, दिबांग रिवर पर ये बना हुआ है। फिर आपका जो टॉपिक है वो है डीप सी माइनिंग। न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो 27 सेशन चल रहा था इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी की मीटिंग का, तब हाईलाइट करा है कि जो डीप सी माइनिंग है इससे स्पीसीज लॉस हो सकते हैं, जो डीप सी हैबिटाट है वो ख़त्म हो सकता है। डीप सी माइनिंग क्या है? तो इसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स को, जो कि जिसमें आपके कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, या फिर कोई रेयर मेटल हो सकते हैं। इसको हम सी फ्लोर से, जो डीप ओशन में सी फ्लोर है वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक डीप सी मिशन भी है जिसमें हम सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन को माइन कर रहे हैं, जिसमें हमें ग्रांट मिली है इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी से। 54% वर्ल्ड का ओशन सी फ्लोर जो है वो किसी के भी नेशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और वहाँ पर जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड बोलते हैं। डीप सी में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि हमें बैटरीज, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी इन सब के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पर मेजर जो अगर बात करें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, उसके साथ ही साथ में सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स या पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स भी यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में जो बॉडी है जिसने हमें अथॉरिटी दी है, तो ये बॉडी कौन सी है? ये है इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन जमाइका में। ये क्या है? तो ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जिस्टेंस में आई है 1994 में, जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ जो इनक्लॉज है 1982 में फोर्स में आया था, उसके बाद में ये बॉडी भी बनी है। ये इंश्योर करती है इफेक्टिव प्रोटेक्शन मरीन इन्वायरमेंट का, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो डीप सी बेड रिलेटेड एक्टिविटीज से। मेंबर्स की बात करें तो 168 मेंबर्स हैं, हम भी, मतलब कि इंडिया भी इसका मेंबर है, और एक यूरोपियन यूनियन भी इसकी मेंबर है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है रिवर प्रोजेक्ट्स। रिवर प्रोजेक्ट जो कि अभी न्यूज़ में है उसमें है कलसा बांदुरी प्रोजेक्ट, जो कि क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है कि वो इम्प्लीमेंट कर सकता है कलसा बांदुरी कैनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को। इसका पर्पस है कि जो 2 ट्रिब्यूटरीज है महादेई रिवर की, ठीक है, महादेई रिवर और जो महादेई रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज है कलसा एंड बांदुरी, इसका पानी जो है मालप्रभा रिवर में डाला जाएगा। ठीक है, उसका डाइवर्ट कर दिया जाएगा। एंटायर प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे, उस एंटायर प्रोजेक्ट में बहुत सारे डैम्स बनेंगे रिवर मांडवी पर। इसका एम है कि ड्रिंकिंग वाटर है वो कर्नाटक में प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट है। 20th मीटिंग चल रही थी स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग रिवर की, इसने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल कि जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट है उसको अब करा जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स और इंडाइसिस हैं जो कि अभी न्यूज़ में है उनको भी देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, जिसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। रिपोर्ट यूज करती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को, जिससे कि कंट्रीज को बेंचमार्क किया जा सके एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेस में। इसमें 3 डायमेंशन देखे जाते हैं एनर्जी ट्रायंगल के, और इनेबल किया जाता है ये जो डायमेंशन है इनको ट्रांजिशन में। इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है कि कोई भी एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी और एक्सेस कितना है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कितनी है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और येल सेंटर के साथ में मिलकर ये इस
इस इंडेक्स को रिलीज़ करा जाता है। ये एक बाइनियल इंडेक्स है, 2002 से ये स्टार्ट हुआ है। 180 कंट्रीज़ को ये रैंक करता है। हमारी रैंक जो है 180 रही। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो है इसको जो है रिलीज़ करता है रैन 21। रैन 21 ओनली ग्लोबल कम्युनिटी है जिसमें साइंस, गवर्नमेंट, एनजीओ, इंडस्ट्री ये सब लोग मिलकर रिन्यूएबल्स के अपटेक के लिए ड्राइव करते हैं, उसके लिए जो है काम करते हैं। तो 2004 में ये बना था, क्योंकि बोन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उसका आउटकम के जरिए ये बना था। इंडिया स्पेसिफिक फंडिंग की बात करें तो इंडिया ने 15.4 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को 2021 में ऐड किया है और हम थर्ड हाईएस्ट बन चुके हैं चाइना और यूएस के बाद में। ठीक है, तो हम थर्ड हाईएस्ट मार्केट हैं वर्ल्ड में न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी के लिए। और फोर्थ हमारी जो रैंक है वो आती है सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशंस में। नेक्स्ट है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022, इसको रिलीज किया है इरेना ने। इरेना क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है कंट्रीज को कि वो किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेंगी। उसके बाद में बात करें तो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022, इसको लॉन्च किया है ILO ने और इरेना ने मिलकर। ठीक है, अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया में 3.4 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज की वजह से क्रिएट हो सकती हैं। और ग्लोबल हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम वर्ल्ड की 18% अकाउंट करते हैं ग्लोबल हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022, इसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने। फाइंडिंग्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कंप्राइज करती है 90% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एक्सपेंशन को 5 ईयर में। ठीक है, अगले आने वाले रिन्यूएबल पावर को इंडिया जो है ऑलमोस्ट डबल कर देगा अपनी कैपेसिटी। उसके बाद में है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022, ये जो है रिलीज़ की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ग्लोबल एनर्जी वर्कफोर्स की। इसमें बताया गया है कि 65 मिलियन लोग जो हैं 2019 में उनको एनर्जी सेक्टर में जॉब मिली है। क्लीन एनर्जी में 50% जितनी भी एनर्जी वर्कर हैं वो क्लीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022, इसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। दुनिया जो है पहली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच में है, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उससे और ट्रिगर हो गई है, ऐसा इन्होंने बोला है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट राइज देख सकती है एनर्जी डिमांड में इस डिकेड में। ठीक है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। और ये एग्जामाइन करते हैं ये जो सप्लाई चेन जो पॉलिटिक्स है, सोशल इम्पैक्ट्स है, डिसइंफॉर्मेशन है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर सिक्योरिटी है, इसका विंड एनर्जी से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है दैट इज एनवी स्टैट्स इंडिया 2022, इसको रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। ये एक सिंगल पब्लिकेशन है जिसका सोर्स रहता है बहुत सारे मल्टीपल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेशन के साथ में मिलकर एक सिंगल पब्लिकेशन ये करती है। एम है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जिससे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉलेज सबको मिल सके। ठीक है, 6 सेक्शंस हैं जो इसमें कवर होते हैं। क्या क्या? इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड क्वालिटी, environmental resources and their uses, residuals of consumption and production, extreme events and disasters, human settlements and human health, and environment protection, management and regulation। इसी के साथ में हमारा जो पार्ट 4 है वो होता है कवर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही अच्छे से हर एग्जाम्पल के साथ आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो प्रॉब्लम बस आपको चिंता यही है कि ये रिपोर्ट्स इंडाइसेस कैसे याद होंगे, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कैसे याद होंगे। तो सोल्यूशन बस इतना ही है कि बार बार वीडियो को देखें, बार बार उसको सुने, बार बार उसको पढ़ते रहें, बार बार अपनी रिवाइज करते रहें, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आप खुद को जल्दी से उसके देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ और अपने आप को और स्मार्ट बना पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।